मोस्ट वेलकम बच्चों। आइए हम लोग जो टेस्ट हुआ है केमिकल बॉन्डिंग का उसकी हम लोग सॉल्यूशन ज़रा देख लें। वीडियो सॉल्यूशन, इसमें पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ये जो ऑर्बिटल्स दिए गए हैं इनको देख करके हमें बताना है, क्या बताना है कि ये लिस्ट 2 में दिए गए किस कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है। ओके, तो अगर आप पहला P देखें, P, तो इसमें देखिए प्लस और प्लस लोब आपस में मिल रहे हैं बेटा। प्लस और प्लस लोब जब आपस में मिलेंगे तो ध्यान से देखिए, इसमें एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर आप देखें तो एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैपिंग होता है बेटा, ये देखिए एक्सिस के जब अलोंग ओवरलैपिंग होता है तो एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग को हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, और इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ओके, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रमोट करेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया P का कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा, ये होगा सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि P का मैच करेगा किससे, 4 से। क्लियर। अब अगर आप Q को देखें, ओके, तो यहां पर भी देखिए जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो एक्सिस के एलोंग हो रहा है। अगर आप एक्सिस के एलोंग ओवरलैपिंग देखेंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। लेकिन याद रखें जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रमोट करता है, उसमें सेम साइन के लोब होने चाहिए। यहां देखिए प्लस है और यहां देखिए माइनस है, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड तो सिग्मा बन रहा होगा, लेकिन वो बॉन्डिंग का नहीं, एंटी बॉन्डिंग का होगा। तो अब जरा बताइए क्यू का कौन सा कॉम्बिनेशन मैच करेगा, ये फर्स्ट वाला मैच करेगा भैया, यानी P का हो गया 4 और Q का हो गया फर्स्ट, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, ध्यान से, तो देखिए यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो देखिए ये आपका एक्सिस है ऑर्बिटल का, इस एक्सिस के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड यहां कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। जाहिर सी बात है कि प्लस लोब प्लस से, माइनस लोब माइनस से ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहा होगा वो बॉन्डिंग बन रहा होगा या एंटी बॉन्डिंग बन रहा होगा, यस बॉन्डिंग बन रहा होगा। तो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रमोट करेगा ये। तो अब जरा बताइए आर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, आर का ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखें जरा, ये प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ हो सकता है px px हो सकता है py py हो, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर एक्सिस को z एक्सिस मान करके चलते हैं। क्लियर। तो अब यहां पर अगर आप देखें प्लस और माइनस से अगर मैच कर रहा होगा या मिक्स हो रहा होगा या ओवरलैप कर रहे होंगे या मिक्सिंग कर रहे होंगे, तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग को प्रमोट करेंगे। तो S का जो मैचिंग होगा भैया ये सेकंड से होगा। अब आप देखिए P का 4, P का 4, ठीक है, Q का 1, Q का ये 1 हुआ, R का देखिए R का थर्ड, ये R का थर्ड हुआ, और S का जो है सेकंड। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं सेलेक्ट द मॉलिक्यूल इन विच फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग इज ऑब्जर्व इन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो ऑर्बिटल है, ये देखना, ये इसको और ये इसको, ठीक है, और इसका देखिए छोटा वाला लोब है, ये लोब है, ये हाइब्रिडाइज्ड लोब है बेटा। ठीक है, तो अगर आप यहां देखें तो ये भी p ऑर्बिटल है
और ये भी p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लें कि अंदर जो है, जो ऑर्बिटल साइड वाले एटम से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? लीनियर बन रहा है। तो पहले तो आप देख लें कि लीनियर किसका शेप निकल करके आ रहा है। अगर आप ICl2 माइनस को आप देखते हैं, ठीक है, तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, 2 का है बल्कि 3 लोन पेयर होंगे और इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया I माइनस, एक Cl यहां, एक Cl यहां, ये 2 लोन पेयर और एक ये। तो अगर आप ध्यान से आप यहां देखें तो हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? sp3d। ज्योमेट्री इसका जो निकल करके आ रहा है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ओके, लेकिन यहां पर ये 3-3 लोन पेयर हैं और यहां पर कहीं लोन पेयर दिख नहीं रहा है आपको। अगर आप OF2 का केस देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। अगर आप इनको देखें BH2 को तो हो गया sp। क्लियर बात? BH2 को अगर आप देखें तो इनके केस में अगर आप देखोगे बेटा, एक मिनट, पूछ गया था सब। ठीक है, अब अगर आप यहां देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम का p ऑर्बिटल होगा, लेकिन हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से मैच करेगा। स्पष्ट? तो अगर ये H का s ऑर्बिटल है तो देखिए जो एसेसरी एटम इसका p है और यहां एसेसरी एटम का p है, तो ये तो हो नहीं सकता। BF2 के केस में जरा देखें आप, F का देखिए p ऑर्बिटल है और बेरिलियम का भी ऑर्बिटल, अब आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। जरा देखना ध्यान से, इसका हम केस बनाने चल रहे हैं। BF2 का केस, ये है बेरिलियम। ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और यहां पर 2p0 होते हैं। ठीक है, ये करता क्या है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के p में आते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली हो गए? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप होकर के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, वो कौन सा ऑर्बिटल बनता है? वो sp। अब ये जो sp है, ये ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसका फिगर देखिए ऐसे बनता है। एक छोटा लोब और दूसरा क्या बनता है? बड़ा लोब। तो अब अगर आप बेरिलियम के दोनों ऑर्बिटल दिखाएं, कि मान लीजिए बेरिलियम हुआ, यहां देखना, ये निगेटिव और ये क्या हुआ? पॉजिटिव। ऐसे इसका दूसरा लोब देखिए, ये निगेटिव, ये क्या हुआ? पॉजिटिव। अब इसी के साथ F का जो p ऑर्बिटल है, अगर आप F का देखें तो F का होता है बेटा 9, 1s2, 2s2 और 2p5। तो अगर आप p ऑर्बिटल को देखें, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। एक ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है p का, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। जब इसके साथ ओवरलैपिंग कराओगे तो देखना p का ये होगा, p हुए। ठीक है, यहां देखा ओवरलैपिंग हुआ, यहां ओवरलैपिंग हुआ। ये बांड कौन सा बना? सिग्मा। ये बांड कौन सा बना? सिग्मा। क्या इसके पास कोई लोन पेयर हुआ? नहीं साहब। अगर लोन पेयर होते तो उसके भी ऑर्बिटल दिखाए जाते। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर, वो किसका बना हुआ है? BeF2 का बना है। क्लियर? इसमें जो दोनों ऑर्बिटल हैं इसके, ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, sp। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो हो गया बेरिलियम, इधर F लग गया और ये इधर F लग गए। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे sp-pr ओवरलैपिंग, इसे भी बोलेंगे sp-p ओवरलैपिंग। ये sp-p ओवरलैपिंग है और ये sp-p ओवरलैपिंग है। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं।
थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखें, कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। क्लियर। अब अगर आप यहां देखें तो कार्बन कार्बन किस में बॉन्ड लेंथ छोटा होगा? ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गए बी, ये हो गए सी और ये हो गया डी। जब भी हम इसमें दिख नहीं रहा बेटा? दिख तो रहा है भाई, ये लो, अब दिखा? ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब अगर आप यहां देखें तो यहां का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp, यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp। ठीक। अब अगर आप यहां पर s कैरेक्टर देखें तो आपको पीछे बताया गया था cc के बॉन्ड लेंथ में कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था? s कैरेक्टर के। s कैरेक्टर जितने ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतने छोटा होगा। अब अगर आप यहां देखें तो पहले वाले केस में अगर हम s कैरेक्टर निकालें, ठीक है, तो ये 2s हुए और 3 2, भाई 2 1 3, 5 3 8 और 1। अगर आप यहां देखें तो s के 2 हुए, 4 ये हुए और 3 हुए, तो कितने हो गए? 7। हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं परसेंट निकालने के लिए। क्लियर। यहां पर अगर आप देखें तो s कैरेक्टर का आप देखें तो 2s हुआ और 3 कितने हुए? 6। यहां पर अगर आप देखें s कैरेक्टर हुए, 2 हुए s के, 2 1 3 और 2 कितने हो गए? 5। क्लियर। यहां पर अगर आप देखें तो हो गया s कैरेक्टर, तो 3 1 4 और 2 कितने हो गए? 6। स्पष्ट। तो अब जब बताइए आप सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है? नहीं, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है? c में है। तो जिसमें सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन में जरा आ जाए भैया। I3 प्लस एंड I3 माइनस हैव सेम क्या? ज्योमेट्री, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एंगल। अब जरा चेक करते हैं। यह है I3 प्लस, I3 प्लस, और ये है I3 माइनस। ठीक है। तो यहां पर अगर आप बेटा देखें, ये आयोडीन हुआ, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आयोडीन लगे, इसके ऊपर अगर हम एक पॉजिटिव लगा दें तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये गायब हो जाएगा। अगर आप देखें तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, और प्लस का मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लीजिए। इसके पास क्या बचे? 2 लोन पेयर, 2 बॉन्डेड हुए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। अब अगर आप यहां देखें स्ट्रक्चर तो I I I ये निकल करके आया। स्पष्ट। अब जरा बताइए ये शेप कैसा आया? वी शेप, या कह सकते हैं बेंट शेप, बेंट शेप। अगर आप I3 माइनस का केस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये 2 आयोडीन लगे हैं, इन दोनों के एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से आप गायब कर दिए। इसके पास लोन पेयर कितने आए? 3, तो 3 लोन पेयर हुआ, 2 बॉन्डेड एटम हुए, 3 और 2 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d।
ठीक है, और स्ट्रक्चर इसका शेप इसका कैसा आएगा, लीनियर। अब यहां देखना, ये आयोडीन लगा, ये आयोडीन, ये आयोडीन, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर। तो अगर आप यहां देखें तो इस मॉलिक्यूल में 3 लोन पेयर हैं, जबकि इस मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर तो सेम नहीं है। रही बात ज्योमेट्री की, तो दोनों की ज्योमेट्री सेम नहीं है। इसका है टेट्राहेड्रल और इसका है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दोनों में बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। यहां देखिए बॉन्ड एंगल 180 से कम है और यहां बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में से कोई करेक्ट होगा? नहीं साहब, कोई करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नंबर नन ऑफ दीज। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे जरा चलिए भैया। अगले क्वेश्चन पे देखिए जरा। ये 5वां सवाल है। ठीक है, अगर आप यहां देखें करें द ज्योमेट्री ऑफ जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बाय वेस्पर थ्योरी क्लियर इज। अब अगर आप जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को देखें तो ये जेनॉन है। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन ये लगा और 4 फ्लोरीन लगे हैं, और चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके भागेगा। तो 4 और 2 कितने हुए? 6। तो 2, 2 4, 2 6 गायब हो गए। इसके पास एक लोन पेयर बचा और 4 और 1 5 बॉन्डेड एटम हुए। टोटल कितना आया? 6। हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d2। ध्यान रखें इसके पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से जो इसका शेप होगा वो हो सकता है रियल शेप निकल करके ना आए। ओके, एक लोन पेयर अगर मौजूद होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में, तो अगर आप यहां देखें तो ये जेनॉन हुआ। वैसे तो स्ट्रक्चर इसका या ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन अगर आप शेप देखेंगे तो शेप अलग होगा। क्यों? ये ध्यान से देखें, फ्लोरीन आया और यहां पर कौन जाएगा? ऑक्सीजन, और यहां कौन जाएगा? लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर जो होता है 6 नंबर वाले केस में एक्सिस पर होता है और 5 नंबर वाले केस पर इक्वेटर पर होता है। ठीक है, और अगर आप इनको ऐसे मिला दें ले जा करके, ये देखना ऐसे 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 ऐसे, तो शेप इसका कैसे आया? स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। शेप कैसा निकल के आया बेटा? ये स्क्वायर पिरामिडल निकल करके आया। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। चाहे ज्योमेट्री कहें, आप ज्योमेट्री ही बोल सकते हैं आप। अगली बात स्क्वायर पिरामिडल, भाई शेप नहीं दिया तो ज्योमेट्री हम मान लेंगे इसको। आगे देखें जरा भाई, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इज ऑब्जर्व्ड इन SF6। तो SF6 का केस अगर आप ध्यान से देखें, जैसे यहां पर क्या है, जो डॉट है वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन है और जो क्रॉस है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। तो जरा आप सल्फर का केस पहले देख लें भैया। ये सल्फर है, सल्फर 16 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। यहीं पर 3d भी होगा भैया। स्पष्ट? आप जरा ध्यान दें, ये हो गया 3s, 3p, ये है 3d। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो 1 2
3 4 5, 4 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा 4। 3p4 हो और 3s2 हो गए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं वो डॉट से दिखाए जा रहे हैं, डॉट से। तो हम सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे हैं भैया, इसको डॉट डॉट से दिखा दे रहे हैं। डॉट से दिखा दे रहे हैं भाई। ठीक है, अब यहां पर 1 2 3 4 ज्यादा एक बना दिए थे, खाली एक डॉट दिखाया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहां देखें ध्यान से, हमारे पास जो फुल्लीन है वो 6 फुल्लीन है, यहां पर 6 फुल्लीन। तो पहले तो हम देख लें कि इस SF6 में मिक्सिंग कैसे हो रहा होगा। तो यहां पर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फर क्या है, 6 बॉन्ड ये बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d2 निकल करके आ रहा होगा। ये देखना जरा, इसका स्ट्रक्चर ये बन करके आ रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब यहां पर क्या है, ये जो फुल्लीन है ये इनके साथ पेयरिंग कर रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर sp3d2 है तो s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे होंगे। और चूंकि सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से कूदेगा, यहां जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कूदेंगे यहां जाएंगे। तो यहां से एक डॉट हम हटा दे रहे हैं, खाली एक रह जाएगा। यहां से भी एक डॉट हटा दे रहे हैं, खाली एक रह जाएगा। ठीक है, कहने मतलब ये मिक्सिंग हो गए, ये ऑर्बिटल आपस में क्या हुए, इंटरमिक्स हुए भैया। अब फुल्लीन क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां इंटर कराएगा। ये फुल्लीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां इंटर कराएगा, ये फुल्लीन लेके यहां अपने इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे, ये फुल्लीन लेके यहां इंटर कराएगा, ये फुल्लीन यहां लेके अपने इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे, और एक फुल्लीन और ले आकर अपना इलेक्ट्रॉन इंटर कराएगा। देखिए कितने टोटल फुल्लीन हुए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हाइब्रिडेशन हमारा कौन सा हो जाएगा, S का 1, P का 3 और D के 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। ये हो जाएगा sp3d2। अब आप मैच कराइए, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस किस में हैं, तो कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, इसमें देखिए नहीं है। इसमें देखिए sp3d3 हाइब्रिडेशन हो जा रहा है इसमें अगर आप देखें तो दोनों के दोनों सल्फर के ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अगर आप देखें तो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, देखिए sp3d2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं भैया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। द फॉलोइंग 2 Lewis स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन फॉर पीरियड 3 एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स E1 एंड E2। इसमें हमें पहचानना है कि कौन यहां पर E1 हो सकता है और कौन यहां पर E2 हो सकते हैं। शर्त क्या है कि दोनों एलिमेंट थर्ड पीरियड के होने चाहिए। अब यहां अगर आप देखें तो फास्फोरस लिया गया है, क्लोरीन और आर्सेनिक लिए गए हैं। याद रखें यहां पर जो एलिमेंट जाएगा वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ना हो और सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहे हों। और बॉन्ड कितने बन रहे हैं यहां पर, 5। इसका मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो, तो 5 इलेक्ट्रॉन सिर्फ फास्फोरस के पास होता है आउटर मोस्ट शेल में थर्ड पीरियड के। क्लियर? तो अब अगर आप यहां देखें तो यहां क्या रखा जा सकता है, फास्फोरस। तो अगर यहां फास्फोरस आप रखोगे, देखना 2 बॉन्ड यहां बनाया, 1 बॉन्ड यहां बनाया, 1 बॉन्ड यहां बनाया, 1 बॉन्ड यहां बनाया। हाइब्रिडेशन वैसे इसका कौन सा होगा, sp3। तो इसका स्ट्रक्चर रियल में देखिए ऐसे बन करके आएगा। इसे हम कहते हैं POCl3। स्पष्ट? ऐसे यहां पर अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। आप गिनिए, 2 2 4 1 5 और 1 6, और 6 के 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए हैं। क्लियर बात? तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एलिमेंट कौन सा होगा, सल्फर। तो यहां अगर आप सल्फर लगा दो, यहां जरा देखना भैया,
यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3। यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन देखिए कौन सा हो रहा था, sp3। इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, और सारे बॉन्ड अगर आप ध्यान से देखें सिग्मा 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 सिग्मा, जैसे इसमें देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, हाइब्रिडेशन sp3 हुआ, क्योंकि स्टेरिक नंबर इसका निकल करके आएगा 4 और इसका भी स्टेरिक नंबर निकल करके आएगा 4 दोनों के। तो यहां पर P हो सकता है, यहां पर सल्फर हो सकते हैं। अगर अन्य कोई एलिमेंट आप रखेंगे तो संभावना है लोन पेयर के आने की, क्लियर बात। तो यहां पर जो स्पीसीज हो सकते हैं वो कौन सा हो सकते हैं भैया, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5वें ग्रुप में आर्सेनिक भी तो है भाई, ऊपर से अगर आप गिने नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, सॉरी नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम फास्फोरस से नीचे जाते हैं तो ऑर्बिटल में इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे अब वो 4th p ऑर्बिटल में जाने लगेंगे, क्लियर बात, और 4th पीरियड में चले जाएगा आर्सेनिक, और हमसे शर्त रखा गया है किस पीरियड के लिए, एलिमेंट के लिए भैया, ये 3rd पीरियड। तो आर्सेनिक 4th पीरियड में चला जाएगा बेटा, तो 4th पीरियड का हो गया, 4th पीरियड के एलिमेंट का, और ये है 3rd पीरियड के एलिमेंट का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्लियर बात। यहां पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में, तो ऑप्शन जब भी करेक्ट होगा तो कौन सा होगा, सी ही होगा। 10वें क्वेश्चन पे आ जाए भैया, कह रहे फाइंड्स फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एंड नाइट्रोजन एटम इन, ठीक है, जरा देखना ध्यान से। S हुआ, C, यहां पर सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला आपको पता है, G माइनस U माइनस B, ठीक है। ग्रुप नंबर सल्फर का कितना होता है, 6, अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, बॉन्ड कितने अटैच हैं, 1, तो निकल कितना आया, -1। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर -1 आया। यहीं पर अगर हम नाइट्रोजन का निकाल दें फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो जरा बताइए इसका ग्रुप नंबर कितना हुआ, 5, ठीक है, 5 के बल्कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सीधे कह सकते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब इसमें से हम करेंगे क्या, अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, बॉन्ड कितने लगे हैं, 3, तो निकल कितना आ जाएगा, 0, यानी -1 और 0, ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चेक करिए किसमें -1 और 0 है, पहले ही ऑप्शन में -1 और 0 लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम XPX बॉन्ड एंगल, किसमें सबसे ज्यादा XPX बॉन्ड एंगल निकल कर आ रहा होगा, स्पष्ट। तो अगर आप PF3 का केस देखें तो यहां देखना लोन पेयर, ये F है, ये F है, ये F है, ठीक है। अगर आप NH3 में अगर आप देखें तो यहां पर 107 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है। तो अगर NF3 लगा है और हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या है, sp3 है, तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 109 से तो नीचे ही जाएगा ना, स्पष्ट। अब जरा यहां PF4 में देख लें, ये फास्फोरस है, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सारे एटम आइडेंटिकल लगे हुए हैं, अगर सारे एटम आइडेंटिकल इसमें अटैच हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो निकल करके आएगा वो कंप्लीट टेट्राहेड्रल आएगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप स्ट्रक्चर्स बन करके आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बॉन्ड एंगल हो सकता है 109.5 डिग्री निकल करके आए। लेकिन जब आप PCl3 में आओगे तो यहां PCl3 में भी देखिए क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल 109 से कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लोन पेयर आने की वजह से। अगर POF3 में अगर आप बात करें, ये देखना, ये F हुए, ये F हुए, ये F हुए, आपको यहां लग रहा होगा हाइब्रिडेशन sp3 होगा, बॉन्ड एंगल 109.5 निकल करके आना चाहिए। लेकिन यहां पर सेंट्रल एटम से सारे एटम आइडेंटिकल नहीं लगे हैं, नॉन आइडेंटिकल लगे हैं। अगर नॉन आइडेंटिकल लगे होंगे तो कहीं ना कहीं ये रूप अपरूप हो रहा होगा, कहीं ना कहीं ये डिस्टार्टेड हो रहा होगा। अगर ये डिस्टार्टेड हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री निकलकर नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल किसमें आ रहा होगा, PF4 वाले में,
बेटा पंखा बंद कर दो, आवाज इधर आ रहा है ज्यादा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जरा देखिए भाई। कहां चले गए हम? दसवां क्वेश्चन कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको बताया गया था कि F और H का सबसे मजबूत होता है, O और H का उससे कमजोर होता है, N और H का सबसे कमजोर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या है? स्ट्रेंथ है। और ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो सबसे मजबूत जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होगा भैया, ये यहां का होगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 11 नंबर पर करें इन xenon hexafluoride द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स आर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ रहा होगा? तो ये है XeF6। क्लियर बात? अब अगर आप यहां देखें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 चले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर पेयर के रूप में होगा तो क्या कहलाएगा? लोन पेयर। तो इसके पास देखिए 1 लोन पेयर हो गए। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स अगर आप देखें उठा करके बॉन्डेड वाले, तो इधर देखना। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 इसका स्टेरिक नंबर निकल करके आएगा। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d3। स्पष्ट ही बातें? तो देखिए बॉन्ड पेयर तो हमारे 6 हैं और लोन पेयर कितने हैं? 1 हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर हो गया 6, सीधे सीधे लोन पेयर हो गए यहां पर 1, तभी तो 6 और 1 कितना जोड़ते थे आप? 7। क्लियर? और हाइब्रिडेशन कौन सा निकल के आ रहा होगा? sp3d3। अगर आप इसका शेप देखना चाहते हैं तो शेप आप देख सकते हैं। पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं। ये हुआ xenon, ठीक है, F F F F F F, और यहां कौन आएगा? लोन पेयर। ठीक, तो अगर ये लोन पेयर हुआ तो जाहिर सी बात है कि इनके अगर हम स्ट्रक्चर को मिलाएंगे ऐसे, तो देखना ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर इसका जो बन करके आएगा ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन क्या एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा? नहीं। कैसा होगा ये? डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल। स्पष्ट? हमसे तो खैर इतना ज्यादा नहीं पूछा गया, हमसे तो खाली बस इतना ही पूछा गया है कि इसमें लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करें स्टेटमेंट 1, बोथ PCl5 एंड BrF5 हैव आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। तो जरा बताइए क्या PCl5 और BR5 आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन रख रहे हैं? नहीं। क्यों? जरा यहां ध्यान से देखिएगा। PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये sp3d होगा, और BrF5 में अगर आप देखेंगे इसमें तो हाइब्रिडेशन जरा देखना, यहां एक लोन पेयर बच रहा है, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। sp3 क्या हो गया? d2। तो स्टेटमेंट तो पहला हो गया गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया? फॉल्स, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इसमें क्या है? देखिए स्टेटमेंट 2 यहीं आगे लगा दे रहे हैं। कह रहे PCl5 हैव ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, बाई पिरामिडल शेप, व्हेयरएज BrF5 हैज स्क्वायर पिरामिडल। बिल्कुल करेक्ट, स्क्वायर पिरामिडल होगा इसका। इसका जरा BrF5 का देख लें। इसके पास एक लोन पेयर है, तो नियम से इसका ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था। ठीक है, यहां ब्रोमीन लग गया, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां, एक F लगेगा यहां, और यहां क्या लग जाएगा? ये लोन पेयर। तो लोन पेयर को तो हम एक्सक्लूड करते हैं शेप दर्शाते समय। इनको जरा आप मिला दीजिए ऐसे।
ये देखना शेप कैसा निकल कर क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये करेक्ट है बिल्कुल एकदम। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर SF6। SF6 के लिए कौन करेक्ट नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इज SF6, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ठीक है। वेयर d ऑर्बिटल आर dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट। जब हम sp3d2 में ऑर्बिटल चेक करते हैं कि कौन कौन ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो s का 1, p के तीनों और d के सिर्फ 2 मिक्स होते हैं, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। स्पष्ट, तो ये भी करेक्ट हो गया स्टेटमेंट ए। करें ऑल FSF एंगल आर 90 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट। अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो पहले इसको हम जरा और मिला दें, ठीक है। हालांकि ये पीछे होता बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम बॉन्ड एंगल देखें बेटा, तो ये देखना जरा, यहां कितना आएगा 90 डिग्री। इसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में, एक्सियल और इक्वेटोरियल में देखेंगे 90 डिग्री। तो देखना 90 90 90 90 और ऊपर से 90 और फिर नीचे से भी 90, बिल्कुल ऐसे चल रहा होगा। स्पष्ट, तो सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। सी वाले में आ जाए करें ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ SF6 आर ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल करेक्ट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि सब के सब जो हैं रेगुलर शेप ज्योमेट्री में है। कह रहे साहब एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, गलत। SF6 में और PCl5 में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर जो एक्सियल बॉन्ड है, इधर देखना, ये P हुआ, Cl Cl Cl, और SF6 में अगर आप देखें मिला लें, ये देखना ये एक्सियल हुआ और ये कौन सा हुआ, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हुए। तो इसमें सारे एक्सियल और इक्वेटोरियल बराबर होते हैं, जबकि PCl5 में देखिए एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे बड़े होते हैं। इसीलिए जब हम PCl5 को हीट करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। मतलब इसके क्या है कि जो इसका एक्सियल बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा और बॉन्ड एनर्जी कम होती है। लेकिन अगर हम SF6 को, इस SF6 को हीट करें तो ये ब्रेक नहीं करता। कारण, क्योंकि SF6 स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होता है। यहां पर क्या होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड के मध्य 120 डिग्री और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच 90 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल का यहां अंतर होता है, बॉन्ड लेंथ का भी अंतर होता है। इसीलिए PCl5 लेस स्टेबल होता है, जबकि SF6 मोर स्टेबल होता है। स्पष्ट, तो इसमें देखिए एक है ऑप्शन गलत है, जो कह रहे हैं बताओ गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो स्टेटमेंट कौन सा गलत हुआ, डी। अगले केस में आ जा भैया, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब जरा आप बताइए, अगर आप पाई को देखें तो पाई जो बॉन्ड बनता है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल बनता है, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ चले गए। यहां पर अगर आप देखें एंटी बॉन्डिंग में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईली मिनिमम होता है। अगर आप सिग्मा एंटी बॉन्डिंग देखें
तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अकेला खाली सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता है जहां पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ये प्रमोट करता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होते हैं। स्पष्ट, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। चलिए भैया 15 नंबर पे आ जाएं। कह रहे हैं इफ ए एंड बी स्टैंड फॉर टू डिफरेंट H atoms in which of the following cases attraction exists, N is nucleus and E is electron। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन यहां है, इसे हम Ea कह रहे हैं, न्यूक्लियस यहां है, यहां इसे हम Na कह रहे हैं। ऐसे इसमें देखना, ये हो गया Nb और ये हो गए Eb, ठीक। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं टू डिफरेंट एटम्स इन विच द फॉलोइंग केसेस अट्रैक्शन एग्जिस्ट। अब अट्रैक्शन कहां कहां हो रहा होगा, ध्यान से आप देखिएगा। अट्रैक्शन जो हो रहा होगा बेटा, ये देखना, Na और Nb के बीच, Na और Ea के बीच ये अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन कहां हो रहा होगा, ये देखना, Nb और Eb के बीच, Na और Ea के बीच अट्रैक्शन कहां हो रहा होगा, इनके बीच। अट्रैक्शन कहां हो रहा होगा, इनके बीच। तो अगर आप अट्रैक्शन देखें तो जो अट्रैक्शन हो रहा होगा बेटा, ये देखना, Na और Ea के बीच हो रहा है। दूसरा Na और Eb के बीच हो रहा होगा। तीसरा Nb और Eb के बीच हो रहा होगा। क्लियर बात। और एक और देख लें, यहां हो गया Nb और Ea के बीच हो रहा होगा। आप देख लीजिए, Nb और Ea के बीच, Nb और Ea के बीच, Nb और Eb के बीच, Nb और Eb के बीच। देखिए ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, Na और Eb के बीच, ये देखना, Na और Eb के बीच, Na और Ea के बीच, Na और Ea के बीच। ये चार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रिपल्सन कौन कौन हो रहे होंगे नीचे हम लिखते रहे, नहीं इसमें कचर पचर अभी हो जाएगा। चलिए अच्छा अलग कलर से बना देते हैं। ये देखना, रिपल्सन कौन कौन सा हो रहा होगा, इनके बीच। ये चार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रिपल्सन कौन कौन सा हो रहा होगा, Na और Nb के बीच। रिपल्सन कौन सा हो रहा होगा, बताइए जरा, Ea और Eb के बीच। यह फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अब आप खुद बताइए, जब एटम मिलते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करीब आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी पर आकर के रुक जाते हैं। क्लियर। अब इसमें कह रहा था बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कौन सा है। तो इसमें देखिए, Na हो गया, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएंगे। नहीं तो Eb वाला हो गया, सेकंड हो गए, थर्ड हो गए, फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स्थ हो जाएंगे। अब इसमें ढूंढ लीजिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भैया। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट। अगला क्वेश्चन देखें भाई, कह रहे मैच प्रॉपर एडजस्टमेंट फ्रॉम कॉलम 1 टू कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 से हमें प्रॉपर एडजस्टमेंट करना है, मैचिंग कराना है। ए करे पहचानो इसमें कौन कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इनके आउटर मोस्ट सेल में अगर आप गिने तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ऑक्टेट पूरा है इसका? नहीं साहब, ऑक्टेट नहीं पूरा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात ये भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ऑक्टेट पूरा ही नहीं है। BF3 केस में देखें 3 थे, 3 F से बॉन्ड बना रखे 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो सेकंड हो गए, फोर्थ हो गए और फिफ्थ हो गए। तो ए वाले का होगा सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखना ए वाले का हुआ सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। बी में कह रहे साहब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन अकेले, फोर्थ ही तो है। सी वाले में जरा चले जाइए, कह रहे साहब मॉलिक्यूल विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जरा देखिए PCl5 5 थे, 5 Cl से बॉन्ड बनाए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। SF6 को आप देख लीजिए 6 थे, 6 से बॉन्ड बनाए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा। सी का देखिए फर्स्ट और थर्ड, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा भैया, पहला ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर। अगला सवाल जरा देखें भैया, कह रहे द मेटालिक बॉन्ड इज, बता सकते हैं मेटालिक बॉन्ड किसकी किसके बीच बनता है भैया। मेटालिक बॉन्ड बनता है, इधर देखना, हम पहले चित्र बना दें, ठीक है। ये सब कोर हैं, ये सब कोर हैं बेटा। इसी को कहते हैं कोर या कर्नेल। कोर या कर्नेल किसे कहते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से जब सारे इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देते हैं तो जो रेजिडुअल पार्ट बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है कैटायन, उसी को हम कहते हैं कोर या कर्नेल। कोर या कर्नेल। अब इसी में देखिए बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन ढेर सारे सब इसी में टहल रहे हैं, एकदम समुद्र के तरह, जल की तरह दिखाई पड़ते हैं। बीच बीच में जो कोर होते हैं ये धंसे होते हैं इसी के अंदर, जैसे टापू, समुद्र में जगह जगह टापू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही जो कोर और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यही कहलाता है क्या, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोर एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल देखें, कह रहे हैं अगर z एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये हो गया pz, ये हो गया py और ये हो गया px। तो जब हमारा मॉलिक्यूलर एक्सिस ये हो गया भैया, ये, तो जाहिर सी बात है यहां बॉन्ड कौन सा बन रहा होगा लल्ला, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। स्पष्ट। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी, pz। ये भी हो गया pz और दूसरे वाले का भी हो गया pz। ये हो गया px और ये हो गया py। अगर आप ओवरलैपिंग इनके बीच कराते, ये पाई बॉन्ड बनता। अगर इनके बीच कराते ये भी कौन से बॉन्ड बनते हैं, ये भी पाई बॉन्ड बनता। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आइए जरा, करें स्टेटमेंट 1, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2, ठीक है। करें 2 इलेक्ट्रॉन हम N2 से बाहर कर रहे हैं, तो करें इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर डज नॉट चेंज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम N2 का केस निकालें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 इलेक्ट्रॉन हुए।
स्पष्ट। 14 या 14 से नीचे वाले के केस में सिग्मा 2pz कहां होता है? p पाई px के बाद होता है। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px और पाई 2py, इनका दोनों बराबर हो गया, और फिर उसके बाद होगा सिग्मा 2pz। स्पष्ट। यहां देखना जरा, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 और 1 14। ठीक है। और यहीं पर जरा हम दूसरा केस बना लेते हैं। और दूसरा केस कौन सा दिया भैया? अच्छा देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं हम। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं वो देखिए यहां से रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कहां से निकल रहे हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकल रहे हैं ना दोनों। अभी भी देखिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड हैं। तो अगर पेयर्ड हैं तो ये पहले भी डाया था, बाद में भी डाया हुआ। बिना चित्र बनाए हम कैसे निकाल सकते थे? अरे भाई, पहले 14 इलेक्ट्रॉन थे, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से आप माइनस कर देंगे, इसी में से 2 इलेक्ट्रॉन जब आप माइनस कर देंगे तब कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये इवन नंबर था, अभी भी इवन नंबर है, तो डाया ही तो हुआ। क्लियर। यहीं पर अगर हम O2 का केस देखें, कितना इलेक्ट्रॉन होता O2 में? 16 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखना यहां सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। गिन लीजिए जरा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 और 1 14। क्लियर बात। अब यहां पर देखना, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इन दोनों में देखिए क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन देखने से जो O2 था ये कैसा था? पैरामैग्नेटिक था। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा आपकी बार, वो कहां से निकल रहा है? एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएंगे तो अब ये पैरा से कैसा हो जाएगा? डाया। क्योंकि O2 16 इलेक्ट्रॉन था, जब इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा? ये 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन वाला कैसा होगा? डाया। और ये कैसा था? पैरा। तो देखिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। अब सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं भैया, उठा करके कह रहे हैं रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 मैग्नेटिक बिहेवियर डज नॉट चेंज। बिल्कुल करेक्ट। व्हाइल एडिशन ऑफ, अच्छा इसमें एडिशन कर रहे हैं बेटा, एक मिनट, अगर एडिशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, तब इसी में एक इलेक्ट्रॉन हम और जोड़ दे रहे हैं। तो जब आप इसमें एडिशन कर दोगे तो 16 से क्या हो जाएगा? 18। पहले क्या था? पैरा। अब क्या हो जाएगा? ये डाया। कह रहे हैं व्हाइल एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन O2 मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेज। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका चेंज हो जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में कह रहे साहब, इन N2 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बिल्कुल करेक्ट। इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। व्हाइल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 इज इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो बात सही है, ये तो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ये कहीं हमें बताया गया कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं? नहीं साहब, नहीं बताया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये बात हमें नहीं बताया जा रहा है कि पेयर्ड से पैरा, पेयर्ड से डाया और अनपेयर्ड से पैरा होते हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि इसका सही व्याख्यान किया गया? व्याख्यान सही नहीं हुआ, खाली उन्होंने प्रोसेस बताया कि प्रोसेसेस हो क्या रहे हैं। डाया और पैरा के कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे साहब इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो गए इसलिए डाया हो गया, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे तो इसीलिए वो पैरा हुआ। इस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप यहां पर इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। स्पष्ट। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पे जरा आ जाए भाई। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
डज नॉट हैव नोडल प्लेन। इनमें से कह रहे साहब कौन नोडल प्लेन नहीं रख रहा होगा, मतलब किसमें नोड नहीं बन रहे होंगे। नोड किसमें बनते हैं, पाई पी एक्स में, पाई पी वाई में, ठीक है, पाई स्टार पी एक्स या पाई स्टार पी वाई, सिग्मा स्टार पी जेड में, या सिग्मा स्टार 1s या सिग्मा स्टार 2s में। स्पष्ट बातें। तो नोड यहां बनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां नोड बनेगा, यहां नोड बनेगा, बोले नहीं बनेगा, यहां नोड नहीं बनेगा, ठीक है। तो न यहां नोड बनेगा न यहां नोड बनेगा। नोड कहां बनेगा, इसमें बनेगा, और सब दिए ही नहीं गए हैं। तो इसमें ए में और बी में नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो ये तो भैया डायरेक्ट फार्मूला ही है, तो सही ही। कह रहे मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ, कब, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट। कह रहे बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू इज 1, 2 एंड 3 करेस्पॉन्ड्स टू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, बिल्कुल करेक्ट रिस्पेक्टिवली, एज इन क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जैसा कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है कि अगर किसी दो एटम के मध्य एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। यहां कह रहे साहब बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड ऑर्डर के, गलत। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर के, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जनरली बॉन्ड एनर्जी के। तो स्टेटमेंट ये सही है, ना कि ये सही है। तो इसमें ये गलत स्टेटमेंट पूछा गया, कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, अगर आप वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो कह रहे हैं भैया ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, सॉरी जब पाई बॉन्ड बनता है तो उस दौरान सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम ओवरलैप्ड एरिया एक्वायर कर लेता है। भाई जैसे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना, मान लीजिए पाई पाई बनाना चाहें तो और पास आ गए, ये पाई पाई बनना चाहें और पास आ गए, पाई पी एक्स पाई पी वाई, पाई पी जेड तो बॉन्ड बनाए, पी जेड बॉन्ड बनाए ही है सिग्मा। तो जैसे से देखिए पास आते जा रहे हैं वैसे से ओवरलैप्ड एरिया बढ़ता चला जा रहा है। सेकंड वाले में देखिए सब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड इन द सेम टू एटम्स ऑलरेडी बॉन्डेड बाई सिग्मा बॉन्ड, ऑलरेडी सही है। पहले जब सिग्मा बॉन्ड बन चुके रहते तभी पाई बॉन्ड एडिशनली बनते हैं उसमें। सी करें ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज टू ए लार्जर एक्सटेंट इन ए सिग्मा बॉन्ड देन द पाई बॉन्ड, बिल्कुल। जब पाई बॉन्ड बनते हैं तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, मैक्सिमम ओवरलैप्ड एरिया क्या है, एक्वायर कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन सारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। करें स्टेटमेंट 1 CF3 इज प्लेनर, गलत। CF3 प्लेनर नहीं होगा। कैसे, इधर देखना, CF3 इसके पास कार्बन पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें 3 F लगा हुआ है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन गए यहां से, ठीक है। एक इसके पास सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बचा, तो 0.5 और 3 निकल कितना आया, 3.5। चूंकि F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 1.7 इलेक्ट्रिसिटी इसकी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर 3.5 है तो हायर की तरफ जाएगा, 4.0 की तरफ चला जाएगा। हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। और अगर हाइब्रिडेशन sp3 हो रहा है तो ये CF3 प्लेनर ना हो के कैसा बन सकता है, नॉन प्लेनर हो सकता है। ये हो सकता है पिरामिडल शेप एक्वायर कर रहा हो। और यहां पर कह रहे हैं साहब बट CH3 इज पिरामिडल, तो अब इसको प्लेनर बोल रहे हैं, इसको पिरामिडल बोल रहे हैं, सॉरी इसको प्लेनर कह रहे हैं और CH3 को पिरामिडल बोल रहे हैं। तो CH3 कैसा होगा बेटा, ये देखना CH3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर। तो उल्टा बोल रहे हैं वो, ये पिरामिडल होगा और ये प्लेनर होगा। यहां पर एक डॉट होने की वजह से इसकी संख्या 0.5 लिए, 3
3.5, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा 3.0। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ जो H लगे हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और F के साथ जो C के साथ जो F लगा ये मोर। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हमारा जो संख्या फ्रैक्शनल आता है वो मोर इंटीजर नंबर की तरफ भागेगा, होल नंबर की तरफ भागेगा, और अगर लेस होगा तो वो लेस की तरफ भागता है। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसका स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल और इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर। तो गेम हो गया उल्टा, यहां ये दे रहे हैं प्लेनर और इसको दे रहे हैं पिरामिडल, जबकि ये होना चाहिए पिरामिडल और ये होना चाहिए प्लेनर। तो स्टेटमेंट पहला क्या सत्य है कि असत्य है? असत्य, बिल्कुल फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट पे आए, कर साहब बोथ कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो ये तो सही है बिल्कुल एकदम स्पष्ट। इसमें आप स्टेटमेंट देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी स्टेटमेंट। कर साहब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? अगला जरा देखें भैया, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अगर आप यहां देखें, कह रहे साहब कौन स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये तो सही है भाई, सिग्मा साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आप निकालते हैं, ठीक है, तो ये होता है या तो साई ए प्लस साई बी या होता है साई ए माइनस साई बी। इसीलिए कंबाइंडली जब इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखते हैं तो साई ए साई बी प्लस माइनस लिखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा कि कौन नॉट करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिमेन्स बिटवीन द टू न्यूक्लियाई मोस्ट ऑफ द टाइम देयर बाय डिक्रीजिंग द रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई। बिल्कुल सही है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कहां मौजूद होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस के बीचों बीच, ताकि रिपल्सन कम से कम हो और उनके मध्य आकर्षण बना रहे। क्लियर? सी वाले में कर साहब इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टैंड्स टू होल्ड, ठीक है, द न्यूक्लियाई टुगेदर एंड स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ताकि न्यूक्लियस आपस में बंधे रहें और मॉलिक्यूल हाईली क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। डी में कह साहब द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज स्लाइटली हायर। अभी गलत कर दिए, जब हम दोनों डब्बों को मिक्सअप करते हैं सेम एनर्जी के, तो ये डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं बेटा। जिसकी एनर्जी कम होती है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। स्पष्ट हुई बातें? तो यहां पर क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी नहीं बल्कि एंटी बॉन्डिंग का। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ये गलत। कह रहे साहब गलत वाला स्टेटमेंट बताओ, तो भैया डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। कह रहे सेलेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। कह रहे साहब बताइए इसमें कौन सही डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बता रहा है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो जेनान डाइपोलाइड है, ये XE है, F है, इधर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? देखिए कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अगर कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इसका म्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर इसका म्यू 0 हुआ तो इससे इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा नहीं हो सकता, गलत हो गया। अगर आप BF3 और BCl3 में अगर आप देखें तो BF3 और BCl3 में BCl3 का डाइपोल मोमेंट BF3 से ज्यादा होगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कह रहे हैं, इधर देखना, BF3 और ये हो गया BCl3 गलत। इसमें दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसका भी म्यू 0 होगा, इसका भी म्यू 0, क्योंकि दोनों देखिए एक दूसरे के तीनों क्या कर रहे हैं बेटा? ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इन दोनों का ही डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट ऐसी भी गलत दे दिया गया। कह रहे साहब CF4 और CH4, इसमें भी देखिए दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 निकल करके आएगा, क्योंकि ये रेगुलर शेप और ज्योमेट्री में है भैया। ये देखना, ये भी sp3, ये भी sp3, इन दोनों का म्यू क्या होगा? 0। और यहां अगर आप देखें NH3 और NF3 में, तो NH3 का ज्यादा NF3 का कम होगा। कैसे?
जरा उसको आप देख लें भैया, पहले इसको जरा छोटा कर दें। देखें जरा इधर भाई, यही है ना केस, ये है n, और ये है NF3। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो ये N और H में इलेक्ट्रिसिटी N की ज्यादा है, तो जो डाइपोल की डायरेक्शन होगा H से N की तरफ, S से N की तरफ, S से N की तरफ। तो इन तीनों का जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा ये निकल करके आएगा, ये हुआ क्या μ1। और यहां पर देखिए सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ इसका डायरेक्शन आएगा, ये हो गया क्या μ2। तो अगर आप म्यू ऑफ अमोनिया निकालें तो हो जाएगा μ1 और प्लस μ2। यहां दोनों वेक्टर में एडिशन हो रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है दोनों। यहां पर अगर आप देखें N और F में F की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, N की कम है, तो डायरेक्शन देखिए इधर आया, इधर आया, इधर आया। अब इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा बेटा ये देखना नीचे की तरफ गया है, ठीक है, ये हो गया μ1। और सेंट्रल एटम से लोन पेयर, इसे बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल, और इसे बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल। एटॉमिक डाइपोल जो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ जाता है, इसका हो गया बेटा क्या μ2। अब देखना μ1 और μ2 दोनों एडिशन नहीं हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब आप म्यू इसका निकालेंगे NF3 का, NF3 का जब आप म्यू निकालोगे NF3 का, तो यहां होगा μ1 डिफरेंस μ2, जो ज्यादा निकल करके आएगा उसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहां देखिए NF3 का घट रहा है और NH3 का जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होगा। ये सब क्लास में पढ़ाते समय बेटा बताया जा चुका है, क्लियर बात। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भाई, 26 नंबर सवाल पर कह रहे हैं सेलेक्ट व्हिच ज़ेनान कंपाउंड है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आप यहां देखें इस मॉलिक्यूल पर तो ज़ेनान O3F2 है, ठीक है। अगर आप यहां देखें 3 और 2 कितने हैं 5, 3 2 5, 5 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3d, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कौन शो कर रहा है, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा नहीं, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। स्पष्ट। XeF6 को जरा देख लें भैया, इसके पास एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर और 6 कितना हो गया sp3d3। इसका अगर आप ज्योमेट्री देखें तो कैसा निकल के आएगा, इसका निकल करके आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। या अगर शेप आप देखेंगे तो आएगा डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इनके भी केस में अगर आप देखेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही निकल करके आ रहे हैं। यहां पे अगर आप देखोगे 4 दूना 8, इसका देखना जरा कैसा आ गया, इसका टेट्राहेड्रल। अब यही ले दे के पड़ा है लास्ट में। इनका अगर आप देखें तो ज़ेनान है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 4 नेगेटिव चार्ज इसके साथ। तो अब देखना 1 2 3 4 5 6, ये तो निकल करके आया ना भैया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के पास मान लीजिए, सपोज अगर आप 4 नेगेटिव इन्हीं को दे देते हैं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए गायब, सारे इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल करके चले गए। ओके, दूसरे अगर आप देखें तो सारे टर्म आइडेंटिकल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब रेगुलर शेप
ज्योमेट्री में अपने होंगे। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा निकल करके आ रहा होगा? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल निकल करके आ रहा होगा। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल निकल करके आ रहा होगा। अगर आप इनको दिखाना चाहें तो देख सकते हैं, आप देख लें इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा होगा। ये हो जाएगा ज़ेनान। ये निकल करके आएगा स्ट्रक्चर इसका। स्पष्ट देखना, एकदम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अगला क्वेश्चन देखें जरा। करें द स्पीसीज व्हिच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म। कौन इसमें पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा होगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पैरामैग्नेटिज्म जो होता है डायरेक्टली किसके होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो यहां पर अगर आप n देखेंगे तो n हो जाएगा 2। O2 प्लस हुआ तो अब 15 हुआ, तो यहां पर n कितना निकल के आ जाएगा? 1। H2 देखें, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो पेड़ होता, एक निकल चुका है, तो n इसका कितना निकल के आया? 1। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 16 थे, 2 और आ गया 18, तो n कितना आ गया? 0। इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड। तो अकेला यही मॉलिक्यूल है जो पैरा मैग्नेटिज्म नहीं शो कर रहा है। क्लियर? 28वां सवाल पर आ जाए भैया जरा। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन एज शोन बिलो। तो एसपी में अगर आप देखें तो एग्जैक्ट 50% एस कैरेक्टर आएगा। इसमें एस कैरेक्टर देखिए आएगा कितना? 33%। इसमें एस कैरेक्टर कितना आएगा? 25%। इसमें ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर। स्पष्ट है? तो फार्मूला सबको पता है कि कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है एस कैरेक्टर? नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, इसमें कितने हैं? 1, और टोटल ऑर्बिटल कितना है? 2। और 100 से आप गुणा कर दीजिए, कितना निकल के आ गया? 50%। ऐसे इसमें जब आप एस कैरेक्टर निकालोगे तो एस की संख्या कितनी है? 1, और टोटल संख्या कितनी है? 3 इंटू 100, कितना निकल के आ गया? 33%। इसमें देखना एस की संख्या कितनी है? 1, टोटल ऑर्बिटल कितने? P3 और 1 S 4, और 100 से आप गुणा कर दीजिए, देखिए कितना निकल के आ गया? 25%। इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन दिए गए हैं उसके सामने एस कैरेक्टर परसेंटेज क्या बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट दिया गया है। 29 नंबर सवाल देखते रहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपल्सन अकॉर्डिंग टू नाइलम एंड गैलेप्सीज वेस्पर थ्योरी। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सब बच्चा इस बात को जानता है कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। 30 नंबर में आ जाए भैया। कर द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी सेंटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ दीज सेंटर इज टर्म्ड एज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, या दोनों न्यूक्लियस के बीच की हम दूरी देख लें, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। इनके बीच का जो सेपरेशन है इसे हम कहते हैं डी। तो चार्ज हुआ और डी हुआ, ठीक है? तो चार्ज सेपरेशन हो गया डी, ठीक है, और इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया क्यू। तो दोनों जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो यही क्या कहलाता है भैया? म्यू। इसी म्यू को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए भैया। कह रहे इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज -788 किलो जूल पर मोल। दिस शोज दैट, ये क्या बताता है? ठीक है, कह रहे साहब आयनाइजेशन एनर्जी गलत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गलत। कह रहे 788 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट Na प्लस एंड Cl माइनस आयन ऑफ 1 मोल NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म इनटू देयर गैसियस स्टेट। भाई ये सोडियम आयन है और ये कोलाइड आयन है। अगर आप इनको ठोस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका डेल्टा एच निकल के आता -788 किलो
जूल। अगर आप इनको तोड़ोगे और तोड़ के कहां कन्वर्ट करा दोगे, Na+ और Cl- गैसेस कैटायन में, तो इतनी एनर्जी में क्या है, देनी पड़ेगी। जो वैल्यू माइनस था वही वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। स्पष्ट। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। इसके बनने में इतनी एनर्जी रिलीज होगी और इन्हें तोड़ के इनके गैसेस स्टेट में ले जाने में इतनी एनर्जी नीड होगी, तो रिक्वायर्ड होगी। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर में जरा आ जाए भाई, कह रहे हैं 2 लैटिस एनर्जी कम क्या है ये, कंपेंसेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड एट दिस बॉन्ड इजिली फॉर्म्ड व्हेन वन एटम हैज डॉट 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 डॉट। तो कह रहे साहब कौन जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम Na जो था जब इसको Na+ स्टेट में ले आए और Cl जो था इसको Cl- स्टेज में ले जाएं, तो अगर हम जल्दी से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें या जल्दी इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ें, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है, जो कि निगेटिव होता है, वैल्यू हाई होनी चाहिए। और जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है, जो कि वैल्यू कम होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट फॉर्मेशन के लिए लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। 33rd वाले में आ जाए भैया, 33 नंबर सवाल में। यहां कह रहे हैं साहब OO एंड O डबल बॉन्ड लेंथ आर 148 पिकोमीटर एंड 121 पिकोमीटर। जैसे ये ओजोन है, चाहे इसको ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे कह रहे हैं साहब जो डबल बॉन्ड होता है वो 121 पिकोमीटर होता है और जो सिंगल बॉन्ड होता है 148 पिकोमीटर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये रेजोनेंस करता है, तो जब रेजोनेंस से करेगा तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड है, वो यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। यहां देखिए X Y और ये हो गया Z, Z के पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहां पर जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनेगा, ये निकल करके आया। अब ये जो बॉन्ड लेंथ होता है 121 से बड़ा और 148 से छोटा, 121 से बड़ा और 148 से छोटा, कौन सा वैल्यू निकल करके आ रहा है, 100 और 128 होता ही है, 128 पिकोमीटर। स्पष्ट। अगले अच्छे ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 34th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे द कोवेलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड इज ग्रेटर। कोवेलेंट नेचर कब ग्रेटर होगा भैया, पोलराइजेशन डायरेक्टिव पशु किसके होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर की। और पोलराइजेशन जो होता है भैया डाइपर्सोड क्या होता है, ये होता है चार्ज, ऐसे बल्कि कह सकते हैं, ये होता है कैटायन के साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनायन के साइज के डाइपर्सोनल और चार्ज के होता है, ठीक है। तो जितने हाई चार्ज हो, जितने एनायन की साइज बड़ी हो और जितने कैटायन की साइज क्या हो, छोटी हो, तो आप कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कंडीशन क्या होती है, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन और हाई चार्ज दोनों पर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा चार्ज। और एक और केस होता है स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, 18 इलेक्ट्रॉन वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर 10 और 8 वाले से ज्यादा होता है। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन स्कोर करेक्ट हो जाएगा भैया सी, करें चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन बोथ इज लार्ज। जबकि यहां देखिए साइज ऑफ कैटायन इज लार्ज, गलत, साइज ऑफ एनायन इज स्मॉल, गलत। इसमें करें ऑल द करेक्ट, नहीं साहब सारे करेक्ट नहीं हो, खाली कौन सा करेक्ट होगा, सी। 35 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। करें स्टेटमेंट 1 BeCl2 और FeCl2 आर आइसो स्ट्रक्चरल। अगर आप BeCl2 का देखें तो हाइब्रिडाइजेशन sp और स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, लीनियर। और XeF2 को भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी देखिए लीनियर निकल करके आता है। ये देखिए F, तो देखिए F बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का
कह सकते हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम निकल करके आ रहे हैं। तो चलिए यहां तक तो बात हमारी सही है। अब दूसरे स्टेट में आ जाए, कर साहब बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, क्या दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है? बोले नहीं साहब, एक sp है और दूसरा क्या है, sp3d है। स्पष्ट? इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, सी। वन स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? 36 नंबर सवाल पे आ जाए भैया। कह रहे व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज एवरेज ऑन ऑक्सीजन इन कार्बोनेट आयन। तो जरा यहां देख लें भैया, फॉर्मल चार्ज जब आप निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या है, टोटल चार्ज -2 अपान क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हुआ -2 हुए, नंबर ऑफ क्या एटम्स व्हिच कैन हैव द चार्ज। तो कितने एटम हैं, 3, तो -2/3 निकल के आ जाएगा -0.67, -0.6666 आएगा तो -0.67 आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। फार्मूला ही तो होता है ना, आयन के ऊपर जब फार्मल चार्ज निकाला जाता है ये होता है टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ एटम्स व्हिच कैन हैव चार्ज। आइए अगले क्वेश्चन पे भैया, करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। कौन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये तो देखना ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक है, जाहिर सी बात है जितने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं वो सब के सब कैसा होते हैं, पैरा। O2 एक्सेप्शनल केस है, इसी की वजह से तो MOT आया था। इसमें N कितने होते हैं, 2, तो जाहिर से भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। B2 ध्यान दे, ये 5, 5, 10 इलेक्ट्रॉन वाला केस है। हमने आपको 2 ही केस बताया था, एक 10 और एक 16, और दोनों पैरा होते, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी N निकल के आएगा कितना, 2, ये भी कैसे हो गए, पैरा। अब यहां देखना CO कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, ये कैसा हो जाएगा भैया, डाया। ये 16 का केस है और ये 10 का केस, 10 और 16 वाले पैरा होंगे डायटोमिक में। क्लियर? और ये 14 है सब डाया, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई, कह रहे ICN2-, ठीक है, ये है I-। अब अगर आप ध्यान से देखें इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे, एक नेगेटिव लेने की वजह से कितने हो गए, 8। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास 2 साइनाइड लगे हुए हैं, एक साइनाइड इधर लग जाएगा और एक साइनाइड इधर लग जाएगा, और इसके पास 3 लोन पेयर बचेंगे। ठीक है, तो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp3d। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप कैसा हो जाएगा इसका, लीनियर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप शेप ऐसे बना सकते हैं, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, एक CN इधर हुआ और दूसरा CN इधर हुआ। तो अगर आप इसको ऐसे मिलाएं, इन तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो इनका कोई प्रभाव इनके शेप पर नहीं पड़ेगा। और यहां अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp, यहां पर भी देखें sp, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, और पूरा मॉलिक्यूल ही सीधा है, लीनियर है। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑल एटम्स आर sp, गलत, क्योंकि इसमें ये sp है और ये वाले sp3d हैं, ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कह रहे ऑल एटम्स आर sp3d, ये भी गलत। कह रहे आयोडीन इज sp3d2, गलत। आयोडीन इज sp3d, सही है, हाइब्रिडाइज्ड, बट कार्बन एटम्स आर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट डी वाला। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया, कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली लंडन डिस्पर्सन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज लिक्विड फेस। ओके, आप जरा ध्यान दें, यहां पर अगर आप देखें तो ये SF4 है। अगर आप SF4 को देखें तो इसके पास एक लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल में डिस्पर्सन फोर्स नहीं होता। यहां अगर आप देखें कि हो गया F F F
Fe सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर गैस हैं, उनको लिक्विफाई अगर आप करोगे तो उनके मध्य फोर्स एग्जिस्ट करेगा, वो लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। लेकिन सी और डी को भी आप देख लें, अगर इनको आप ले आओगे तो ऑलरेडी खुद लिक्विड फेज में है। अगर इनके मॉलिक्यूल के बीच आप बॉन्ड देखेंगे तो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और NF3 को देखेंगे तो ये भैया पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच कीसम फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, इनके बीच भी कीसम फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, इनके बीच डिस्पर्सन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। स्पष्ट? आइए जरा 40 नंबर सवाल देखिए भैया। कह रहे हैं व्हिच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे साइज इनर्ट गैस के बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे इनमें पोलराइज्ड होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है, अगर ये पोलराइज्ड होंगे तो इनके मध्य इंस्टैंटेनियस डाइपोल मोमेंट ज्यादा तगड़े से उत्पन्न हो जाएगा, यानी डिस्पर्सन फोर्स ज्यादा आकर्षक होगा, ज्यादा मजबूत होगा। तो साइज जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, पोलराइज्ड होने की टेंडेंसी इनमें बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। क्लियर बात? तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई किसका होगा भैया? जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा। कौन हुआ इसमें? ज़ेनान। 41 नंबर सवाल पे आ जाए भैया। कह रहे इन विच ऑफ द गिवन चेंज बॉन्ड एंगल एट सेंट्रल एटम इज नॉट चेंज। यानी कैसा, इनमें जो चेंजेज हो रहे हैं, किसका बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम का चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर बात? अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये sp2 था, अब ये क्या हो गया? sp3, क्योंकि Al Cl 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 और सारे सिग्मा 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 सिग्मा, हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? और यहां पहले देखिए क्या था? Cl Cl Cl, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, हाइब्रिडेशन कौन सा था? तो इसमें तो चेंज हो जा रहा है। इसमें देख रहे हैं ये sp3 से sp2 में जा रहा है, इसमें भी चेंज हो जा रहा है। क्या चीज बेटा? यहां पे जो नेगेटिव चार्ज लगा है, कहां पे इसमें लोन पेयर आएगा? इलेक्ट्रॉन तो सारे चले गए ना। ठीक है, यहां अगर आप देखें तो ये sp3 है और ये भी sp3 में जा रहा है भैया, तो इसके हाइब्रिडेशन में कोई चेंज हुआ नहीं। जबकि यहां देखिए क्या है? लोन पेयर, शेप इसका पिरामिडल है, लेकिन हाइब्रिडेशन sp3 तो sp3 से sp3 में जा रहा है। अब अगर आप यहां देखें, ये sp3 है, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए क्या निकल कर क्या आ रहा है भैया? ये भी देखिए sp3 में जा रहा है। एक मिनट, कह रहे किसमें चेंज नहीं हो रहा है? इन विच ऑफ द गिवन चेंज बॉन्ड एंगल एट सेंट्रल एटम इज नॉट चेंज। तो यहां देखिए बॉन्ड एंगल नहीं चेंज हो रहा है, यहां 109.5 डिग्री है और 109.5 डिग्री, क्योंकि ये भी सारे एटम आइडेंटिकल लगे हैं, इनके भी सारे एटम आइडेंटिकल लगे हैं। यहां पर जरा देखना ध्यान से, ये पिरामिडल है, यहां बॉन्ड एंगल हो सकता है 107 डिग्री और यहां कितना निकल के आ रहा है? 109.5 डिग्री। यहां अगर आप देखें तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री और यहां कितना आ जा रहा है? 120 डिग्री के आसपास। यहां अगर आप देखें तो 120 डिग्री, यहां कितना निकल के आ रहा है? 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल यहां बदल रहा है, यहां बदल रहा है, यहां बदल रहा है। सिर्फ यही ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड एंगल नहीं चेंज हो रहे हैं, चेंज होने के बावजूद भी। स्पष्ट? आइए 42 नंबर सवाल पे आ जाएं। कह रहे व्हिच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन अलाउइंग ज़ेनान गैस टू लिक्विफाई। अगर ज़ेनान गैस को आप लिक्विफाई कराएं, ध्यान दें, ये भी ज़ेनान गैस, ये भी ज़ेनान गैस, क्या इनमें पोलरिटी है? नहीं। तो जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ढकेल देता, उसके न्यूक्लियस को अटैक करता, उस दौरान इस पर पार्शियल पॉजिटिव यहां क्या जाता है? पार्शियल नेगेटिव इधर, पार्शियल नेगेटिव इधर, क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। ये जो फोर्स जनरेट हुआ है क्षणिक समय के लिए, इसे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल मोमेंट। और इसी को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? डिस्पर्सन या लंडन फोर्स। तो अब इस देखिए ऑप्शन डिस्पर्सन लंडन फोर्स नहीं दे रखा, उसने क्या कह दिया? इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बिल्कुल करेक्ट। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें भैया 43 नंबर। कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज
पी पाई डी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बट पी पाई बॉन्ड इज एब्सेंट। क्लियर बात? तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें पी पाई और एस के बीच, पी जेड और एस के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है। इसमें पाई वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखें तो कार्बन के 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं है, तो इसलिए सेंटर एटम का डी पाई में ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है। इसके जो दोनों होंगे वो पी के होंगे, पी से ही तो ओवरलैपिंग चल रही होगी। इसके ग्राउंड स्टेट में सल्फर बॉन्ड बना रहा है और ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप सल्फर का देख लें ऐसे, ये 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। तो अगर आप यहां देखें 1 2 3 और ये हो गया 4, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं? खाली ही तो हैं। इसमें भी पी पाई, इसमें हो सकता है पी के बीच ओवरलैपिंग हो रहा हो। कह रहे साहब बताइए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पी पाई डी पाई तो प्रेजेंट है, लेकिन पी पाई क्या हो? एब्सेंट। तो इसमें तो पी पाई ऑलरेडी है, तो इसलिए भैया ये दोनों तो पहले हटा ही दीजिए। लड़ाई में जो हमारे आएंगे सी और डी, यही 2 ऑप्शन निकल करके करेक्ट हो सकता हूं। अब जरा इसमें देखिए भैया, ये सल्फर है, ये और ये, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो हाइब्रिडेशन जो निकल करके आ रहा है ये sp2 आ रहा है, भाई सिग्मा और एक लोन पेयर, ठीक है। अब अगर आप s के ऑर्बिटल को यहां खोलें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब डब्बा जरा देखना इधर, ठीक है। ये हो जाएगा 3s 3p, ये हो जाएगा 3d। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो सल्फर यहां पर SO2 में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4। इसका मतलब इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ध्यान से सुने, और हाइब्रिडेशन मिक्सिंग किसकी हो रही है ऑर्बिटल की? एक s का और p के 2, तभी तो sp2 होगा। इसका मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन कूदा होगा, हो सकता है यहां गया हो या हो सकता है यहां से कूद करके ये यहां भागा हो, ठीक है। और यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन भागा, इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। ये लोन पेयर के रूप में रुके। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये s और क्या हुए भाई? s का 1 हुआ, p के 2 हुए, तो क्या हुआ ये? sp2। तो अगर इसका p बच रहा है तो p पाई ओवरलैपिंग हो रहा होगा कि नहीं? और d पाई ऑलरेडी हो रहा होगा, तो इसमें p पाई d पाई दोनों ओवरलैपिंग है। क्लियर बात? उसने क्या कहा है? कह रहा मॉलिक्यूल ऐसा बताओ जिसमें p पाई d पाई तो हो लेकिन p पाई एब्सेंट हो। तो इसमें p पाई तो ऑलरेडी बन ही रहा है। स्पष्ट हुई बातें? अब जरा दूसरा केस आप देख लें, SO2 Cl2 वाले केस में जरा आ जाएं। अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर बेटा जरा बताएं हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? sp3 हुआ। तो अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो अब जरा इसका गर्मी निकाल दें हम लोग। ये देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16। यहां देखिए d भी मौजूद होगा, 3d0 होगा। अब इधर देखना बेटा, पानी बरस रहा है क्या? अच्छा, देखें जरा इधर, 1 2, इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है भैया ये, ठीक है। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सल्फर अपने 2 दूना 4 2 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी इलेक्ट्रॉन कूदे होंगे, 6 अनपेड दिखा रहे होंगे। तो एक तो यहां से कूदा होगा, यहां गया, अब इसमें खाली 1 रह गया, एक यहां से कूदा होगा, ये देखिए यहां से भागा निकल करके, तरीकी, ठीक है। ये निकल करके आए। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो ये क्या हुए होंगे आपस में, ये मिक्स होकर के बॉन्ड बना रहे होंगे। क्लियर? ये जो बना रहा होगा ये sp3 और p ओवरलैपिंग कर रहा होगा। स्पष्ट? और यहां देखिए d बचा, d और दूसरे वाले के p से, तो d पाई और p पाई ओवरलैपिंग, तो d पाई p पाई है, d पाई p पाई है, लेकिन क्या p और p ओवरलैपिंग हुआ? नहीं। यहां का ओवरलैपिंग कैसा है? sp3 और p ओवरलैपिंग है। पिक्चर क्लियर हुआ? यही पूरे सवाल में अकेला एक सवाल ही था जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और किसी क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना था बेटा। क्लियर बात? इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? आइए जरा भैया 44वां सवाल 44th में आ जाए। करें, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट्स पाई टाइप कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन व्हेन Z एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर Z एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कह रहे हैं पाई बॉन्ड तब कौन बना रहा होगा? Z एक्सिस छोड़ करके पाई बॉन्ड सब बना रहे होंगे तब भाई, X और Y वाले पाई ही बना रहे होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो सिग्मा बना रहा है, इससे तो हमको मतलब है नहीं है। ये देखना 2px ये पाई बना रहा होगा, पाई ये बना रहे होंगे, ये तो सिग्मा बना रहा होगा। ये देखना 2py ये भी पाई बना रहा होगा, ये भी पाई बना रहे होंगे। ठीक है, ये पाई बना रहे हैं, ये कौन सा बना रहे होंगे? सिग्मा बना रहे होंगे। तो आप इसमें बताइए कौन पाई पाई वाले हैं? ये भी सिग्मा बना रहा होगा। पाई वाले कौन कौन से हुए? सेकंड वाले और फोर्थ वाले। सेकंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। आइए 45 नंबर क्वेश्चन में जरा आ जाइए भैया। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर शेप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ऑफ ए सेंट्रल एटम। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शेप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp3d2। कह रहे साहब sp3d2 से कौन कौन नहीं बन सकता? तो कौन कौन बन सकता है? पहला, कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, अब ये कब कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल बनेगा? जब लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 6 हो, तो स्ट्रक्चर कैसा, शेप कैसा आएगा? अगर इसमें लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर इसमें 5 हो, तब ये कैसा बनकर के आएगा भैया? तब ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, यानी स्क्वायर पिरामिडल बन सकता है। ये देखिए बन रहा होगा। ठीक है, और जब लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 4 हो, तब ये कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेंगे, यानी ये भी देखिए बन रहा होगा। ऑक्टाहेड्रल ऑलरेडी बन ही रहा है। फिर बात, तो जरा बताइए क्या इसमें ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा? कभी नहीं बनेगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसमें कह रहा कौन नहीं बन रहा होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में? तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सवाल बेटा एक्चुअल में कोई टिपिकल था ही नहीं, सवाल सारे वेरी वेरी इजी थे। 1 घंटे का ये पेपर ही नहीं था, मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट का पेपर था। इजीली आप इसको सॉल्व कर डाले हैं, और कई बच्चों ने तो सारे सवाल किए हैं। बड़ी खुशी की बात है। परिणाम हमको अच्छे मिलेंगे तो पेपर चेक करा लिया जाएगा, परिणाम आपको मिल जाएगा। थैंक यू।